Good morning, student. Welcome to our next e-lecture on subject code CS 203. So students, last time हमने बेसिक इंट्रोडक्शन विद द ओएस किया था, जिसमें हमने ओएस की बेसिक फंक्शनलिटी और उसके विभिन्न टाइप्स और क्या एग्जैक्टली उसका जो लॉजिक है वो हमने पढ़ा और समझा था. ठीक है. सो टुडे हम विल स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स. ठीक है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन वी नो कि एक लेयर है जो हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होती है और एक यूज़र को अपना इंटरफेस प्रोवाइड कराती है. सो लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स. ठीक है. जो उसकी सर्विसेज और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंट ओएस भी उसके ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं. जैसे एक सिंपल सा अगर कोई डेस्कटॉप मशीन है तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एक यूज़र के कंपेटिबिलिटी, उसको जितनी अच्छे से उसकी इंटरफेस प्रोवाइड करा जाए उसके लिए बनाया जाएगा. अगर वही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वह अगर एक सर्वर क्लास या कोई सुपर कंप्यूटर या कोई एक मोबाइल सिस्टम हो तो उसके लिए उसकी थोड़ी सी जो सर्विसेज हैं उस इन्वायरमेंट के हिसाब से बदली जा सकती है. ठीक है. तो इसी कारण हमें पहले यह क्लियर हो जाना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, तो ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है. तो हम इसका थोड़ा हिस्ट्री के साथ भी चलेंगे कि जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था और दूसरे सब्जेक्ट में भी आपने पढ़ा हो कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. तो पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत बड़े आकार के हुआ करते थे, जहाँ उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था. तो जो इनिशियल लेवल पे जो कंप्यूटर्स आए थे तो वो एक रूम की साइज़ के, बड़े हॉल के साइज़ हुआ करते थे और उनमें जॉब प्रोसेसिंग और ये पंच कार्ड रीडिंग के टाइम के जो होते थे और कैलकुलेशन भी होती थी. लेकिन वो एक बहुत बड़े एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते थे. तो इस प्रकार के जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हुआ करता था उसे मेन फ्रेम के नाम से जाता था. तो इसमें एक बहुत बड़ा डाटा प्रोसेस होता था. ठीक है, क्विकली होता था. तो इस प्रकार के सिस्टम थे उसे मेन फ्रेम कहा जाता है. आज की डेट में भी मेन फ्रेम उसी तरह का है, लेकिन मेन फ्रेम आज की डेट में वो बहुत अधिक मात्रा में गणनाएं कर सकता है, कैपेबल हो सकता है. इवन पेटाफ्लॉप में या टेराफ्लॉप में वो कैलकुलेशंस कर सकता है. ठीक है. तो ये मेन फ्रेम अगेन डेफिनेशन कैसे कहते हैं, मेन फ्रेम इज़ अ लार्ज कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन टू प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली. ठीक है. जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो मैंने पिक्चर एक गूगल से मैंने इसको सिर्फ शो करने के लिए बताया कि ये तो कंप्यूटर जो होते थे वो बहुत बड़े एक रूम के आकार के सिस्टम से और वहाँ पर ये साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे पहले जो कंप्यूटर हुआ करता था वो बेसिकली सिर्फ रिसर्च और बड़े बड़े R&D प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर स्पेशली किसी डिफेंस सिस्टम के लिए ही बने हुए थे, क्योंकि कंप्यूटर का एवोल्यूशन उसी तरह से हुआ है. लेकिन धीरे धीरे जब कंप्यूटर का प्रचलन बहुत बढ़ा, उसकी पॉपुलरिटी बढ़ी, तो एक नॉर्मल यूज़र, एक एंड यूज़र, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो या कोई कॉलेज का टीचर हो, वह भी इसको यूज़ करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ने लगी. तो इस तरह से जब एंड यूज़र के लिए कोई एक ऐसा कंप्यूटर जब धीरे धीरे बना तो उसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से जानने लगे. ठीक है. तो सिंपल सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब, इसकी परिभाषा हमने डेस्कटॉप से ली गई है कि सिंपल सा ऐसा कोई एक कंप्यूटर था जो एक डेस्क के ऊपर आसानी से या उसके अंडर आसानी से फिट हो जाए. ठीक है. क्योंकि पहले जो कंप्यूटर थे वो मेन फ्रेम के थे, वो एक बड़े रूम के डिज़ाइन अकॉर्डिंग डिज़ाइन होते थे, इसी कारण से इसका नाम डेस्कटॉप कंप्यूटर बना. ठीक है. और यह इसमें अर्लियर स्टेज में कोई काफ़ी कम मेमोरी हुआ करती थी, डिस्प्ले जो होता था वो भी पुराना हुआ करता था. ठीक है. और जो आजकल आपने देखे होंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर, जैसे CPU टावर होता है, वह हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स भी हो सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, यह सब हो सकते हैं. तो ये सब जो कंप्यूटर होते हैं ये किसके अंदर क्लासीफाई हुए, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर क्लासीफाई हुए. ठीक है. जैसे कि मैंने बताया कि अर्ली डेस्कटॉप कंप्यूटर हैज़ ए लिटिल मेमोरी और नो अदर स्पेशल टाइप ऑफ मैनेजमेंट हार्डवेयर. जैसे हो सकता है कि उस समय ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं हो, स्पेशल हो. ठीक है. वाईफाई नहीं हो, तो वाईफाई डिवाइस तो अर्ली स्टेज पे. लेकिन यह एटलीस्ट ये हुआ कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आया वो एक एंड यूज़र के लिए उपयोगी साबित होने लगा. ठीक है. ताकि एक नॉर्मल स्टूडेंट भी उसका उपयोग कर सके. तो इस तरह के जो कंप्यूटर कहलाए वो कहलाए डेस्कटॉप कंप्यूटर.
ठीक है। अब समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदली, ठीक है, उसका यूसेज बदला, ठीक है, और उसको सर्विसेज बदली, उसकी आवश्यकता बहुत अधिक पड़ने लगी। बहुत ऐसी स्पेशलाइज्ड उसकी सर्विसेज होती है जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो या कोई स्पेशल एप्लीकेशन हो जो उसको जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत अधिक मात्रा में उसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। तो हुआ ये कि पहले जो कंप्यूटर जो अभी तक आए थे उसमें क्या होता था, सिंपल सा मेमोरी हुआ करती थी, सीपीयू हुआ करते थे और अदर पेरिफेरल्स होते थे। लेकिन मेन चीज़ थी कि वहाँ पर एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करती थी, ठीक है। तो जब ये एनालाइज किया गया कि जो बहुत बड़े सिस्टम होते हैं जहाँ बहुत अधिक मात्रा में कैलकुलेशन होती है, तो वहाँ पर एक सीपीयू का जो एग्जीक्यूशन पावर है वह सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जो पैरेलल लेवल पे भी एग्जीक्यूशन की जा सकती थी, बट सीपीयू एक ही होने के कारण उसको पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, या एक सीपीयू होने के कारण ही हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी। तो टेक्नोलॉजी वाइज जब ये प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर ने या फिर आर&डी प्रोसेस ने देखा कि हम एक साथ एक से अधिक कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक सिस्टम में हमारे पास मेमोरी वही है, एक ही मेमोरी है सिस्टम की, एक ही पेरिफेरल्स है, बट हमने ये देखा कि उसमें एक से अधिक सीपीयू का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार के कंप्यूटर जहाँ पर एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर उपयोग मिल जाते, तो उस प्रकार के सिस्टम को या कंप्यूटर कहा गया मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर, ठीक है। इसमें आप ऑक्टा कोर या क्वाड कोर ये सुनते हैं आप, ये बेसिकली मल्टी प्रोसेसर ही टाइप के ही प्रोसेसर हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ कि पैरेलल प्रोसेसिंग का भी इवोल्यूशन हुआ, और एक साथ एक कार्य को मल्टी प्रोसेस में डिवाइड करने से उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड या उसका जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम था वो बहुत हद तक रिड्यूस किया जाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से मल्टी प्रोसेसर का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर भी हो गया हमारे पास, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आ गया, लेकिन इवोल्यूशन चलता रहा। तो अब अभी तक हमारे पास क्या डिपेंडेंसी थी कि जो सारे जो चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या मेन फ्रेम हो या मल्टी प्रोसेसर हो, वो हमारे पास एक सिंगल कंप्यूटर पे ही हुआ करता था, ठीक है। यानी सारी जो कैलकुलेशन होती थी एक सिंपल मशीन पे या एक मशीन पे ही हुआ करती थी, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेलली नेटवर्किंग का लेवल भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व हुए, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी आने लगी, ठीक है। ईथरनेट है, जिस तरह से कि अच्छी अच्छी हाई लेवल जो फिज़िकल डिवाइस आने लगे, केबल्स आने लगी, टेक्नोलॉजी आने लगी, ठीक है। जैसे आज आप 5G सुनते हो, ये नेटवर्किंग स्पीड है। तो ये जब इवोल्यूशन हुआ ये तो ये जो जो इनके जो एनालिसिस्ट होते हैं उन्होंने ये देखा कि क्यों ना, और हमारे पास एक डिपेंडेंसी भी रही कि मान लो अगर किसी एक ऑफिस में कार्य करना है तो उस कार्य करने वाले को हमेशा उस सिस्टम में ही पहुंचना पड़ता था या उसको वहीं जाके ही काम करना पड़ता। तो एक ऐसा तरह का सिस्टम इवॉल्व हुआ जहाँ पर क्या हुआ कि सारे जो सिस्टम हैं वो एक जगह एकत्रित ना होके, तो ये डिसाइड किया गया कि यह ज़रूरी नहीं है कि सारे जो सिस्टम हैं वो एक जगह पे ही रहें, उनको एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पे भी उनको चलाया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सारे जो सिस्टम थे वो एक कंप्यूटर जो भी होते थे, यानी वह एक नेटवर्क लेयर पर या नेटवर्किंग के थ्रू डिफरेंट लोकेशंस पे या डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशन पर भी मौजूद होकर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते थे, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का इवोल्यूशन हुआ। इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर हमारे इस सब्जेक्ट में एक पूरा अध्याय है, एक यूनिट है जिसमें हम उसको और डिटेल से पढ़ेंगे, बट आज दिस यूनिट में हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है बेसिकली इन सिस्टम्स का, तो हम वो पढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसके कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा अलग अलग कंप्यूटर पर स्थित होते हैं और जो एक दूसरे से संदेश भेजकर अपने कार्यों का संचार या संवेद। तो बेसिकली क्या होता है, जो कंप्यूटर आपस कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, नेटवर्किंग के द्वारा, ठीक है। और ऑब्वियसली जब ये एक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर इस सिस्टम का कोई एक यूज़र एंड यूज़र को इसका उपयोग करता है तो उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई आइडिया नहीं होता है। उस एंड यूज़र के लिए यह एक कॉमन सिस्टम ही है या यह एक सिस्टम कॉमन होगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कहाँ पर इसके कंप्यूटर स्थित हैं या नेटवर्किंग के दौरान जुड़े, ठीक है। तो इस कारण से यह एक बहुत अच्छी सी फैसिलिटी प्रदान कराता है और डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पे आ सकता है। तो आप ऐसे डायग्राम में देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जैसे ये एक सिंगल कंप्यूटर होता है, जैसे आप ब्लैक कलर का कंप्यूटर देख रहे हैं, एक एंड यूज़र या जो भी एक नेटवर्क से उसको इशू को एक्सेस कर रहा है, तो वो एक सिंपल सा एक उसको कंप्यूटर लगेगा, लेकिन वो बेसिकली एक सिंपल कंप्यूटर ना होके वह उसकी जो कंप्यूटिंग है वो डिफरेंट कंप्यूटर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है और उसमें नेटवर्क के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेट्स बहुत सिंपल सा एग्जांपल जैसे है कि अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो गूगल सर्च आपको सिर्फ एक गूगल का पेज दिखता है, ठीक है, और दैट इज़ कॉमन फॉर एवरीवेयर और एवरी यूज़र ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में इसको कॉमन है। लेकिन उस पेज को मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़कर काम कर रहे हों, बहुत सारे बड़े सर्वर क्लास मशीन्स, बहुत मेन फ्रेम सर्विस, बहुत सारे सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, एक यूज़र को, ताकि यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गूगल के पास कितने सर्वर हैं, उसने किस तरह से कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कौन सा कंप्यूटर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन सा नेटवर्किंग के द्वारा वो एक्सेस हो रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ हमारा गूगल की सर्च फैसिलिटी को चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम्स का, ठीक है। अगला जो हमारा जो इसका जो टॉपिक है वह है रियल टाइम सिस्टम। तो रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि अगेन हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाइज इवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरी फील्ड में क्योंकि ये इवोल्यूशन खाली एक जगह से नहीं होता है। कंप्यूटर सिस्टम जब डेवलप होता है तो नेटवर्किंग डेवलप होती है, उसके एप्लीकेशन डेवलप होते हैं, ठीक है, उसके यूजेस हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम में, रिसर्च सिस्टम में, कम्युनिकेशन सिस्टम पे, एयरप्लेन सिस्टम में, हॉस्पिटल सिस्टम में, मेडिकल सिस्टम, एवरीवेयर यह इसका यूज़ होता है, क्लियर। तो इस तरह से कुछ ऐसे एप्लीकेशंस डिज़ाइन हुए जो रियल टाइम पे बेस करते हैं। तो रियल टाइम सिस्टम्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा कलेक्ट हो रहा है या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो रियल टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो उस कारण से क्या होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें जो फॉल्ट या उसमें एरर की जो रेट होती है वो बहुत मिनिमाइज लेवल पे होनी चाहिए। लेट्स एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, जैसे कि कोई मेडिकल सिस्टम के लिए कोई सॉफ्टवेयर या कोई एक सिस्टम बना है जो सिंपल सा उसकी बॉडी का स्कैन करके और उसके एनालाइज डायग्नोसिस करके कुछ रिपोर्ट देता है। तो वो रिपोर्ट सारी जो डाटा ले रहा है वो रियल टाइम में कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। कोई भी जो सेंसर्स है, सोनोग्राफीज है या कोई डायलिसिस है या सीटी स्कैन है, जो भी सारा जो डाटा है वो किसी सिस्टम के द्वारा रियल टाइम में कम्युनिकेट हो रहा है। अगर इस रियल टाइम में अगर कुछ भी मिस्टेक या फिर कोई एरर रेस्पॉन्स बहुत डिले आता है या कुछ गलत होता है तो यह एक बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उसके यूज़र्स को, ठीक है। तो इन सिस्टम में क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि रियल टाइम, यानी उसको डाटा जितना हो सके उसको रियल डाटा मिले, यानी जो कम्युनिकेशन होता है वो एक फ़िक्स टाइम में ही उसको डिलीवर करना होता है, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे कोई एग्रीकल्चर फील्ड में किसी सॉइल की अगर हम देखा जाए कि उसकी ह्यूमिडिटी या उसमें मिनरल्स की कमी है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके उसका एनालाइज करके अगर नेटवर्क के थ्रू भेजा जाए, ठीक है, और वो अगर सैंपल को भेजने में या नेटवर्क पे
नेटवर्क को डाटा रीड करके नेटवर्क पे भेजने पर और रिसर्च फैसिलिटी में भेजने पर अगर वो टाइम लेता है, तो उस टाइम के दौरान उसका वापस उसको रीड करके उसका जो सॉइल के लिए जो भी उसका प्रॉपर उसका जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना वो डिले हो जाएगा, और उस डिले होने के कारण हो सकता है कि उस सॉइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाए, उस मिट्टी में ज़्यादा चेंज हो जाए, तो वह जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है हो सकता है वो उतना प्रभावी ना हो जो उस पर प्रभावी होना चाहिए। तो ये डाटा बहुत एक रियल टाइम में आना चाहिए। ठीक है, सिंपल जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल में दे सकते हैं फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम। ऑब्वियसली अगर फ़्लाइट का कोई लैंडिंग कर रहा हो या टेक ऑफ कर रहा हो तो थोड़ा सा भी डिले आप जानते हैं कि कितना रिस्की हो सकता है और डेंजरस हो सकता है। तो इस तरह के सिस्टम में भी हमारा डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझना चाहते हैं कि रियल टाइम सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो रियल टाइम सिस्टम का मतलब है सिस्टम रियल टाइम के अंदर कार्य करता है। ठीक है, एक्चुअली करंट पोजीशन में काम करता है, यानी रेस्पॉन्स की एक निर्दिष्ट सीमा समय के भीतर देना है। यानी अगर आपको कोई रेस्पॉन्स देना है, कोई उसका इनपुट लेके आउटपुट देना है, तो एक फिक्स डिफाइंड टाइम होगा, डेफिनेट टाइम होगा, उसके अंदर ही उसको देना, नहीं तो उसका वो इसका जो आउटपुट नहीं मिल पाएगा जो एक्चुअली उसको मिलना है, और हो सकता है कि वो उसके लिए वो कुछ काम का ही न रहे। ठीक है, उदाहरण के लिए से देख लिया हमने फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटर्स। ठीक है, जैसे स्टॉक्स है, अगर आपने शेयर मार्केट या स्टॉक्स का नाम सुना हो, गोल्ड प्राइस का, तो ये सब जो डाटा होता है वो रियल टाइम में आता है। अगर इसमें अगर डिले हो रहा हो तो इसमें पूरे इकोनॉमी को बहुत बड़ा इसको एरर इसमें जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बेसिकली रियल टाइम में होना चाहिए, और इसी तरह के सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि मेन फ्रेम पढ़ा। मेन फ्रेम इनिशियल लेवल पे थे, उनका बड़े बड़े लार्ज कंप्यूटर आते हैं, और आज के टाइम पे मेन फ्रेम यूज़ होते हैं, लेकिन वो बहुत ही हाई एडवांस लेयर होते हैं, टाइप के होते हैं। डेस्कटॉप, ऑब्वियसली एवरीवन यूजिंग डेस्कटॉप। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर यानी एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करना। ठीक है, देन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आया। डिस्ट्रीब्यूट यानी एक लोकेशन से डिपेंडेंसी नहीं रह के डिफरेंट लोकेशन पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो एज ए होल क्या करेगा, एक सिंगल सा सिस्टम कार्य करेगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक सिंगल कंप्यूटर है, लेकिन ये इंटरनली एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है जो हो सकता है हाई नेटवर्क स्पीड के द्वारा अलग अलग लोकेशन से कनेक्टेड हो। ठीक है, देन हमारे पास रियल टाइम सिस्टम है। ठीक है, रियल टाइम हमको देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। तो बेसिकली क्या होता है, हमने ये डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े। ठीक है, इन डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग होता है। तो ये यहाँ पर हमने ये देखा कि कुछ सिस्टम्स की कुछ स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस होती है, स्पेसिफिक कार्य होते हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को वह कार्य को हाई प्रायोरिटी से इसको डिलीवर करना चाहिए। ठीक है, रियल टाइम में हमारा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमारे पास भी नेटवर्क से जुड़ा होता है, तो एंड यूज़र को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण उसको रेस्पॉन्स या उसकी सर्विस में डिले हो रहा है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर में भले हमने एक प्रोसेसर लगाए, मल्टी प्रोसेसर लगाए, लेकिन हमारे को उसमें स्पीड हमारा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए विंग टाइम में। डेस्कटॉप में हम जितना हो सके ज़्यादा एक एंड यूज़र को उसको बहुत यूज़र फ्रेंडली या ग्राफिकली उसको यूज़र इंटरेस्ट प्रदान करा सकें ताकि वो उसको अच्छे से यूज़ कर सके। मेन फ्रेम में क्या होता है कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, बहुत हाई स्पीड्स फोरकास्टिंग हो सकती है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो सकती है। ठीक है, बहुत बड़ा एनालिसिस होता है, पॉपुलेशन का वर्ल्ड लेवल पे एग्जीक्यूशन का जो डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, ये सब तरह के मेन फ्रेम में कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इन समस्त जो हम सुविधाएं ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम के लिए, उसके अलावा कुछ सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए जो एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से प्रदान करनी चाहिए, ताकि क्या है वो उसकी कुछ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में काउंट कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या है। पहला क्या कहता है
कि यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रदान करता है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि भले कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें किसी न किसी प्रकार का वो एप्लीकेशन चलेगा। एप्लीकेशन चल के वो जब प्रोग्राम लेवल पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगा, तो वो उसको एक बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रदान करना चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली या एक मस्ट नीड होनी चाहिए। ठीक है, और यही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट या एक बहुत वेरी यूज़फुल इन्वायरमेंट एक प्रोग्राम को चलने के लिए प्रदान करना चाहिए। और सेकंड अगेन सिंपली क्या है कि यह यूज़र को सुविधाजनक तरीके से प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोग्राम तो अगर चल रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन साथ ही साथ इसको जो यूज़र जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसको भी बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इनके साथ कुछ बेसिक जो सिस्टम्स सर्विसेज हैं उनको कुछ 5 भागों में हमने क्वालिफिकेशन किया है। तो पहला है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जैसे हमने पढ़ा उसको अच्छा सा इन्वायरमेंट देना चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक प्रोग्राम चल रहा है और एक प्रोग्राम उसका रुका हुआ है। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ऑब्वियसली अगर प्रोग्राम चलेगा तो उसको किसी न प्रकार के इनपुट से ही आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट आउटपुट लेने की सुविधा कौन देगा हमको, ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हमको ऐसे इंटरफेस प्रोवाइड कराए सके जिसमें हम उस सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम को मशीन को इनपुट दे सके, और उस इनपुट पे कैलकुलेशन के बाद उसका आउटपुट लेने के जो ऑपरेशन है वो भी कौन देगा हमको, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस देगी। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, ऑब्वियसली हमको फाइल का स्टोरेज करने का भी हमको जो सर्विस कौन देगा, वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम को देनी चाहिए। कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, चाहे वो एक प्रोसेस टू प्रोसेस हो, चाहे वो प्रोसेस टू यूज़र हो, या वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हो, चाहे वो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हो, मेन फ्रेम हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी हो, लेकिन आपस में जो कम्युनिकेशन है, प्रोसेस कम्युनिकेशन हो, इसको इंटरनल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, ये सारी सुविधाएं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत महत्वपूर्ण से प्रदान करानी चाहिए। ठीक, लास्ट हमारे पास है एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन क्या कहता है, तो ऑब्वियसली देखो, अगर कोई चीज़ चल रही है, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, अगर हम सिंपल सा कोई चीज़, हमने एक फायरफॉक्स लॉन्च किया या सिंपल सा हमने कोई एक वेबसाइट विजिट करी, अगर वो चल रही है, या फिर हमने कोई सिंपल सा कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और वो रन कर रहा है, चलिए, लेकिन मान लो कि हमारे पास किसी भी कारण से कोई भी रीज़न हो, या फिर किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल इशू के कारण वह अगर नहीं चल पाता है, या किसी तरह से वो ब्रोक हो जाता है, या किसी से शट डाउन या करप्ट हो जाता है, या वो किसी कारण से हमारे पास कोई त्रुटि आ रही है और कोई स्पेसिफिक चीज़ें हमारे पास सिस्टम में नहीं चल रही, ठीक है, तो सबसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसमें यह फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इश्यूज़ आते हैं और आते रहेंगे और हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि एक 0% इश्यूज़ हम नहीं कर सकते, एवरी टाइम इश्यूज़ कम, लेकिन गुड थिंग इज़ ये कि हम उस इश्यू को पहले पहुँचे। अगर उस इश्यू को पहुंचने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वो इश्यू को पहचानना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए, या फिर ऐसे डीबगिंग मेथड्स होने चाहिए जिसके कारण से क्या कर सकें, हम उस एरर को आइडेंटिफाई कर सकें और उस पर अपनी पहुंच बना सकें। ठीक है, तो अगर हमको एरर मिल गई तो एरर चाहे वो किस तरह से आइडेंटिफाई हो, चाहे लॉग्स के थ्रू आइडेंटिफाई हो, या हमारे पास कोई मैसेजिंग है, जो भी है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हो सकता है कि उसको अगले लेवल पे या उसको डेवलपर या उसके नेक्स्ट रिलीज़ में उस एरर को सही करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। क्लियर, तो अगेन हमने पूरा इसको पढ़ा इसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स पे किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम, डेस्कटॉप, मल्टी प्रोसेसर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एंड कुछ सर्विसेज हमने इसकी पढ़ी कि क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन सर्विसेज होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ
दिस ई लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली अगेन अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन कार्य हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में किया, तो प्रोग्राम किस तरह से बनता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है, उसमें किस तरह से प्रोसेस बनते हैं, क्या एग्जीक्यूशन होते हैं इनपुट आउटपुट में, मेमोरी मैनेजमेंट में, ये हमने अब स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट यूनिट से। डिफरेंट यूनिट्स में किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट होती है, किस तरह से प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है, ठीक है, किस तरह से प्रोसेस की स्टेट होती है, ये सब हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर लेक्चर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस ई लेक्चर। हैव ए गुड डे। थैंक यू।